Good morning everyone. This is Harshita Dadesh from Government Law College Kota. We are discussing topic res judicata under Civil Procedure Code. रेस जुडिकेटा के एसेंशियल कंडीशन ऑब्जेक्ट ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में जो हमें डिस्कस करना है वो है एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेस जुडिकेटा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट दैट court shall not try any suit or issue which has been decided by the competent court in which the matter directly or substantially in issue has been same in the former suit and the subsequent suit. ठीक है, ये बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया है. सेक्शन 11 अगर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है केस तो उसके बाद में उसी मैटर से रिलेटेड उन्हीं पार्टीज़ के बीच में वापस से दूसरा सूट नहीं लाया जा सकता है. और अगर ऐसा सूट लेकर आती है पार्टी देन कोर्ट शैल नॉट ट्राई दैट सूट. वो उसे ट्राई ही नहीं करेगा, इंस्टीट्यूट ही नहीं करेगा. ओके, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्लेनेशंस. आपको मैं बता दूं सेक्शन 11 में जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो 8 एक्सप्लेनेशंस हैं. इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इन्हें अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाइए. व्हाट एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 सेज. सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 which says that res judicata depends upon the decision unlike section 10 wherein res sub judice hangs upon the institution of suit. Explanation 1 says that former suit means decided prior to the suit in question whether instituted previously or not. जो फॉर्मर सूट यहाँ सेक्शन 11 में टर्म यूज़ की गई है, तो फॉर्मर सूट का मतलब क्या होगा एक्सप्लेनेशन 1 बताता है. वो फॉर्मर सूट का मतलब यहाँ डिसीज़न सूट का पहले हुआ है ये लिया जाएगा कि किस सूट का डिसीज़न पहले. जिस सूट का डिसीज़न पहले हो जाता है वो फॉर्मर सूट की डेफिनेशन में आ जाएगा. इट डजंट मैटर वेदर इट इज़ previously instituted or instituted prior to the other suit. आ गई बात समझ में? ओके, गॉट इट. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 2 which deals with the competency of the court. What will be the competency of court? Competency of the court shall be determined irrespective of a right to appeal from the decision. इससे कोई मतलब नहीं है कि उस कोर्ट से अपील का राइट है या नहीं. ओके, द फाइनलिटी ऑफ सच डिसीजन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट टू अपील. ठीक है. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन थर्ड. एक्सप्लेनेशन थर्ड सेज दैट द मैटर मस्ट बी अलेज्ड बाय वन एंड डिनाइड और एडमिटेड बाय द अदर इन अ फॉर्मर सूट. इट मीन्स जो मैटर इन इशू है तो वो फॉर्मर सूट में क्या किया गया हो, एक पार्टी ने उसे एडमिट किया है और दूसरी पार्टी ने उसे डिनाई किया है, तभी तो इशू अराइज होगा. ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन थर्ड इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टली इशू. ठीक है, जहाँ पर इशू अराइज हुआ है कि एक पार्टी एक फैक्ट को एडमिट कर दिया और दूसरे ने वहाँ पर उसे डिनाई किया है. इट इज़ direct issue, substantial issue. Next is explanation 4 which is known as constructive res judicata. also important है, objective questions में generally पूछा जाता है. constructive res judicata फिर आपको एक्सप्लेनेशन के ऑप्शंस दे दिए जाएंगे. एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 11, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 11, एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 11 एंड एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11. ओके, इस तरीके से. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का मतलब क्या है? इफ़ एनी मैटर विच माइट एंड नॉट टू हैव बीन ग्राउंड ऑफ डिफेंस or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit. पहले जो एक्सप्लेनेशन थर्ड हमने देखा है उसमें एक फैक्ट है जो कि एक पार्टी एडमिट कर रही है और दूसरी पार्टी उसे डिनाई कर रही है, तो हम जानते हैं ये डायरेक्ट इशू हो गया. लेकिन कुछ मैटर ऐसा हो सकता है कि जो वो पार्टी जो है उस इशू को उसका डिफेंस ले सकती थी लेकिन लिया नहीं.
ठीक है, तो वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा यानी इम्प्लाइड मैटर में आ जाएगा, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट. नाउ explanation 5. Any relief claimed in the plaint and not expressly granted shall be deemed to have been refused. अगर कोई रिलीफ प्लेंट में मांगा गया था और कोर्ट ने उससे डिसीजन में नहीं दिया है तो वो ये समझा जाएगा कि कोर्ट उस रिलीफ को क्या करती है, रिफ्यूज़ करती है, डिनाई करती है. Next explanation is 6, which is relating to representative suit, where a person litigate bona fidely in respect of a public right or private right claimed in common for themselves and others. All person interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating. हम जानते हैं, हम पढ़ेंगे इसे ऑर्डर 1 में रिप्रेजेंटेटिव सूट को. अगर एक पर्सन बहुत लोगों के बिहाफ पे अगर केस फाइल कर रहा है तो जो डिसीजन आएगा वो सब पर अप्लाई होगा. इट मीन्स रेस जुडिकेटा अप्लाइज इन रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑल्सो. ओके. Next is explanation 7. Explanation 7 says that the provision of this section shall apply to the execution proceeding of a decree. डिक्री पर तो अप्लाई होता ही है, साथ में जो डिक्री की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चलती है, बाद में उसे जो उसका निष्पादन की प्रक्रिया चलती है उस पर भी ये लागू होता है. ओके. नेक्स्ट इज explanation 8. Explanation 8 says that an issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction. ठीक है, कोर्ट का क्या था, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन था. अगर उसने उसे सुना और डिसाइड कर लिया है, shall operate as a res judicata notwithstanding that such court is not competent to try such subsequent suit. ओके. तो भी वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, वो रेस जुडिकेटा उस पर अप्लाई होगा अगर एक बार जो डिसीज़न है वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन ने दिया है. सब्सिक्वेंट सूट जो फाइल कर रहे हैं आप उसके लिए वो ऑल्दो कॉम्पिटेंट नहीं है, बट स्टिल द डिसीजन मेड बाय लिमिटेड जुरिस्डिक्शन कोर्ट विल अप्लाई एज अ रेस जुडिकेटा फॉर सब्सिक्वेंट सूट. ओके. तो यहाँ पर आपका ये सेक्शन 11 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रायल्स पर आएंगे. ओके. थैंक यू.